नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे श्वसन तंत्र के ऊपर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी योगिक इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, उससे पहले हम जान लेते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। देखिए, सारा जीवन इसी पर निर्भर है। आप भोजन के बिना, पानी के बिना बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन आप श्वासों के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। इन श्वासों से ही हमारा जीवन चल रहा है और जब ये श्वास निकल जाती है, ये प्राण निकल जाता है, ये फूंक निकल जाती है, तो लोग हमें फूंक देते हैं। हमारा कोई औचित्य नहीं है। यानी श्वासों की वजह से आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपकी पाचन क्रिया हो रही है, दिल धड़क रहा है, सारी जो बाहर और भीतर की गतिविधियां हो रही है, इन सब का संचालन श्वासों की वजह से ही ठीक ढंग से हो पा रहा है। तो श्वासों का रिदम बना रहना, इस सिस्टम का ठीक बना रहना बहुत ही जरूरी होता है। और देखिए, कुछ जानवर या जीव ऐसे होते हैं जो श्वसन क्रिया है वो फेफड़ों से करते हैं। हम सब फेफड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो ट्रेकिया से, एक ट्रेकिया नली होती है, उससे करते हैं। कुछ गिल्स से करते हैं, गलफड़ों से करते हैं, मछली आदि गिल्स से। कुछ होते हैं जो स्किन से करते हैं, है ना। तो टैडपोल होता है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं या कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अलग अलग ऑर्गन से श्वसन क्रिया करते हैं। मनुष्य है वो लंग से श्वसन क्रिया करता है। तो देखिए, ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन मिलकर सहयोग करते हैं। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, इसके अंदर हमारा जो नासिका होता है, जिसे नजल कैविटी कहते हैं, ये पूरा नासिका, क्योंकि नासिका से हम श्वास लेते हैं। मुंह से श्वास लेना अच्छा नहीं माना गया है, ठीक नहीं है, गलत है। इमरजेंसी में, मजबूरी में ले सकते हैं, लेकिन मेन हमारा ऑर्गन क्या है? नासिका है। नासिका से जाते हैं हम नीचे, फिर यह हमारा फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स एक कीप के आकार का अंग होता है। कीप होती है ना, जैसे आप कोई तेल डालते हैं या कुछ ऐसा डालते हैं तो कीप होती है। उसके नीचे 2 नलियां होती हैं। एक श्वास नली होती है जो आगे की तरफ होती है, ये सबसे आगे हमारी श्वास नली है। इसके पीछे जो होती है वो भोजन नली होती है, इसोफोगस होती है, उसमें भोजन जाता है। तो वो दोनों में कॉमन कार्य करता है, कीप के आकार का अंग, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद फिर लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स, जिसमें वॉइस बॉक्स आदि हमारा आता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, है ना। ये वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड जो होती है। इसके बाद हमारी ट्रैकिया होती है, ठीक है। ट्रैकिया फिर 2 भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे 2 फेफड़े हैं, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। तो हमारा राइट साइड का जो फेफड़ा है, उसमें ट्रैकिया का राइट साइड का जो ब्रोंकाई है वो जाती है, लेफ्ट में लेफ्ट साइड की ब्रोंके जाती है। बहुवचन में उसे ब्रोंकस कहते हैं, वैसे ब्रोंकाई कहते हैं। यानी 2 भाग हो जाते हैं उसके। फिर वो दोनों फेफड़ों में अनेक उसके उप विभाग हो जाते हैं, अनेक टहनियां चली जाती हैं। जैसे एक पेड़ की अनेक टहनियां चली जाती, इसी तरह से टहनियां चली जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकॉल्स कहते हैं। ब्रोंकॉल्स, कई टहनियां हो जाती हैं। यानी दोनों फेफड़ों में 2 ब्रोंकाई हैं, फिर उनकी अनेक टहनियां हो जाती हैं, अनेक शाखाएं हो जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकॉल्स कहते हैं। और वो ब्रोंकॉल्स का अंतिम जो छोर होता है, उसमें अंगूर का जो गुच्छा होता है, इसी तरह एल्वोलाई होती है ना, वायु कोश कहते हैं, जिनमें ही वायु का आदान प्रदान होता है। ब्लड के साथ जो क्रिया या प्रतिक्रिया होती है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है। तो वो प्रक्रिया जो होती है पूरी, वो एल्वोलाई में होती है, यानी जो वायु कोश होते हैं उनके अंदर होती है। फिर एक हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स। तो ये पूरा सिस्टम मिलके काम करता है। यानी आपके नासिका, नोज, फिर आपका फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई या ब्रोंकस, और फिर ब्रोंक्योल्स, और फिर एल्वोलाई, और फिर आपके 2 लंग्स। तो देखिए दोस्तों, जो लंग्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे स्पंज होते हैं, लगभग 7 करोड़ के आसपास। जैसे मक्खी का छत्ता होता है, इसी तरह ये स्पंज होते हैं, मक्खी के छत्ते की तरह से। शहद वाली जो मक्खी होती है ना, उनका छत्ता होता है, तो उसमें छोटे छोटे स्पंज होते हैं, इसी तरह से फेफड़ों में होते हैं। तो सामान्य हम श्वास प्रश्वास लेते छोड़ते हैं, तो लगभग बताते हैं कि 2 करोड़ तक ही हमारी वायु है वो पहुंच पाती है। 5 करोड़ लगभग निष्क्रिय पड़े रहते हैं।
यानी लगभग हम 1/4 ही श्वास ले पाते हैं, पूरा फेफड़ा कभी खुलता ही नहीं है, नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, योगी क्रिया करते हैं, तभी पूरे फेफड़े खुलते हैं। तो उन 5 करोड़ जो स्पंज हैं, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनके अंदर विजातीय तत्व जो होते हैं, यानी कफ वगैरह है, म्यूकस है, गंदगी है, वो जमना शुरू हो जाती है, और जिस वजह से हमें कफ, खांसी, जुकाम, बुखार, तरह तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो यौगिक जो क्रियाएं होती है, उनसे हम पूरा श्वास लेते हैं, और वो लगभग हर जो 7 करोड़ जो स्पंज है वहां तक जाती है, और वो सारे सक्रिय हो जाते हैं, वहां की गंदगी है वो साफ होना शुरू हो जाती है। तो ये तो हमने जाना दोस्तों थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन है, कौन कौन से ऑर्गन है जो मिलकर काम करते हैं उनके बारे में। अब हम जानते हैं कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो श्वसन तंत्र के लिए उपयोगी है, श्वसन तंत्र को सुदृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी योगी क्रिया हो, उसका अभ्यास करने से पूर्व आपको एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए अपने टीचर से, अपने योग गुरु से, अपने योग आचार्य से, योग चिकित्सक से, योग थेरेपिस्ट से, योग इंस्ट्रक्टर से, योग स्पेशलिस्ट से, योग विशेषज्ञ से, योग एक्सपर्ट से एक बार सलाह मशवरा अलग करना चाहिए। क्योंकि कोई भी योगी क्रिया है वो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन आपको अपनी क्षमता का पता होना चाहिए। हो सकता है आपको कोई डिजीज हो, है ना, वो क्रिया एक के लिए फायदेमंद हो सकती है, दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपको एक रोग है उसमें तो फायदा कर सकती है वो क्रिया, हो सकता है दूसरी में नुकसान कर दे। आपको साथ में डायबिटीज है, कैंसर है, टीबी है ना, कोई भी ऐसी बीमारी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अलग अलग योगिक क्रियाएं करवाई जाएंगी। तो नॉर्मली जो श्वसन क्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, तो कौन सी क्रियाएं हैं? तो देखिए जो सूक्ष्म व्यायाम होता है, सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम की चर्चा करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं, जो नो सीखी होते हैं, नए अभ्यास करता है, या जो बीमार थे और बीमारी के बाद ठीक हुए हैं, तो एकदम से वो हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम बताए जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम भी अपने आप में योगिक क्रियाएं हैं। तो जो एज्ड पर्सन है, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो सकती है, जो हार्ड आसन नहीं कर सकते हैं या आसनों की कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे हैं। जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं होती है। इसके अलावा जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो योगी क्रियाएं बहुत उपयोगी होती हैं, सूक्ष्म जो क्रियाएं हैं। तो सूक्ष्म क्रिया में सबसे पहले हम जानते हैं गर्दन की क्रिया। ये आपने देखा, गर्दन को आगे पीछे, यानी पीछे जब गर्दन को लेके जाते हैं तो श्वास भरते हुए आगे श्वास छोड़ते हुए, यानी कोई भी सूक्ष्म क्रिया या योगी क्रिया बिना श्वासों के पूर्ण नहीं होती है। एक्सरसाइज में और योगी क्रिया में यही डिफरेंस होता है कि एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें श्वासों पर ध्यान नहीं रहता है, और योगी क्रिया जो हम करते हैं उनमें श्वासों पर पूरा ध्यान रहता है। वो श्वासों के रिदम के साथ ही की जाती है, और जो भी हम खेल खेलते हैं या जो भी एक्टिविटी दूसरी हम करते हैं उनमें रेस्पिरेशन पे इतना ध्यान नहीं होता है। इसके बाद गर्दन का दूसरा अभ्यास दाएं और बाएं देखना होता है, यानी श्वास छोड़ते हुए आपको ऐसे देखना है, श्वास भरते हुए सेंटर में आना है ऐसे, फिर दाएं बाएं गर्दन को झुकाना है, श्वास छोड़ते हुए झुकाना है, श्वास लेते हुए सेंटर में ऐसे, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको गर्दन को घुमाना है। इसमें श्वास प्रश्वास की गति सामान्य बनी रहती है ऐसे। देखिए यौगिक जो अभ्यास हैं वो आप एक टाइम भी कर सकते हैं, सुबह ज़्यादा अच्छा माना गया है, दोनों समय भी कर सकते हैं, और रोग विशेष में या आपका जो प्रोफेशन ऐसा है तो आप दिन में भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आप ये देखिए छोटे छोटी क्रियाएं हैं, उंगलियों की, कलाई की, अंगूठे की। इसमें श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखनी है हमें, ना यानी लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं। इसके अलावा अंगूठा बंद अंदर करके, मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ये कलाई के लिए बहुत अच्छी है, श्वासों के लिए अच्छी क्रिया है। फिर ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ श्वास लेना, यहाँ छोड़ना, यहाँ छोड़ रहे हैं हम श्वास, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ श्वास लेना, यहाँ छोड़ना, ऐसे पूरा भी कर सकते हैं। ऐसे श्वास पूरा ऊपर लेना है, खींचना है, यहाँ हल्का श्वास छोड़ना, यहाँ पूरा बाहर।
तो सभी जो ये मैं क्रियाएं बता रहा हूँ ये मिनिमम 3 टाइम आपको करनी है, मिनिमम 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम तक आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहां श्वास लेना है, कोहनियां मिलती हैं और यहां पीछे छोड़ देना है। ऐसे पीछे से जब लेते हैं श्वास भरना है, जब कोहनियां मिलती है तो छोड़ देना होता है, ठीक है। ऐसे 3 से 5 बार इसको कर सकते हैं। फिर आगे ये हाथ मैंने जोड़े, श्वास खाली कर दिया, कोहनियां मैंने मिलाई, श्वास भरते हुए कोहनियों को खोल देना है ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद श्वास भरते हुए ऐसे। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, ये आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, चारपाई पर बैठकर भी कर सकते हैं, बेड पर बैठकर, तख्त पर बैठकर कर सकते हैं, किसी का सहारा लेकर कर सकते हैं। यानी ये कंफर्ट एक्सरसाइज है जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं, इनका लाभ पूरा मिलता है। तो ये मैंने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बताई, ऐसे भी आप कर सकते हैं। श्वास भरते ऊपर उठाते, कंधे, श्वास छोड़ते नीचे, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अभी हम सिलेक्टेड योगी क्रियाओं की बात कर रहे हैं ना। अब मैं बात करता हूं स्टैंडिंग पोस्चर्स की, जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं। तो देखिए, सबसे पहले ताड़ासन की बात करते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर उठाते हैं, बाजू से टच हो जाते हैं, कान, दृष्टि सामने रहती है, एडी उठा लेते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, पुनः फिर करते हैं। ऐसे 2 से 3 बार आप कर सकते हैं ताड़ासन। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, हमारे स्टेमिना और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके बाद वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, यानी एक पैर को उठाकर दूसरी जांघ के ऊपर रखते हैं, जांघ के पास रखते हैं, ये भी अच्छा अभ्यास है। पादहस्तासन का अभ्यास कर सकते हैं, यानी श्वासों को छोड़ते हुए आगे झुक सकते हैं, हथेलियों को जमीन के ऊपर रखते हैं पैरों के पास, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा हम सिटिंग पोस्चर्स की बात करें, यानी बैठकर जो किए जाने वाले आसन, उनकी अगर मैं बात करूं तो बैठकर जो किए जाने वाले आसन, उनमें गोमुखासन अच्छा होता है। पैरों को क्रॉस करके नीचे बैठते हैं, उसके बाद ऐसे और ऐसे, दाएं और बाएं दोनों साइड से हम करते हैं गोमुखासन। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करते हैं, वज्रासन में बैठकर पैरों को खोलकर। ये हमारे वक्षस्थल का विकास करता है, छाती का विकास करता है, फेफड़े खुलते हैं और श्वसन संबंधित जो विकार होते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, टीबी की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके बाद मैं बात करूं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, फिर पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन में पीछे झुकना होता है। फिर इसी तरह सुप्त वज्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। आगे दोनों पैरों को खोलकर शशकासन का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप जानुशिरासन का अभ्यास कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैरों को आगे से पकड़ते हैं और माथा आपके घुटनों के पास रखते हैं, कोहनियां जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। यानी देखिए, किसी भी आसन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी आसन में आपको जल्दबाजी के अलावा मतलब खिंचातानी नहीं करनी है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। जितनी आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अभ्यास करना है। ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। किसी का सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेट के बल, यानी जो एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन है, यानी जो छाती के बल लेटकर होते हैं, जो मोधे या प्रोन लेटकर एक्सरसाइज होती हैं, वो हम चर्चा करते हैं। तो पेट के बल लेटकर भुजंगासन होता है और धनुरासन होता है। दोनों ही आसन लंग्स की कैपेसिटी के लिए, छाती के विकास के लिए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इससे श्वासों में संतुलन स्थापित होता है, श्वासों की जो गति है वो मजबूत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीठ के बल, यानी कमर के बल जो लेट कर किए जाते हैं। आप सीधा लेटते हैं ना, स्पाइन लेइंग पोजीशन, उसमें। तो स्पाइन लेइंग पोजीशन में हम बात करें तो आपका उत्तान पादासन, जमीन से थोड़े पैर उठाते हैं लेटकर, बहुत ही अच्छा है। श्वासों को होल्ड करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। सर्वांग आसन होता है, बहुत ही अच्छा है। फिर हलासन होता है, पीछे पैर टिका देते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है।
फिर आपका सेतुबंद आसन होता है, वो बहुत अच्छा आसन है। आपका चक्रासन होता है, वो भी बहुत ही अच्छा आसन है। फिर आप श्वासन का अभ्यास कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यानी जो भी कमर के बल लेटकर आसन किए जा रहे हैं वो भी आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब मैं बात करूं बैलेंसिंग पोस्चर की, यानी संतुलनात्मक जो आसन है, उसमें बकासन बहुत ही अच्छा है, नटराज आसन बहुत ही अच्छा है, शीर्षासन भी अच्छा माना गया है और मयूरासन भी बहुत ही अच्छा माना गया है। अब मैं बात करूं प्राणायाम की, तो देखिए भस्त्रिका, श्वासों का लेना और छोड़ना। भस्त्रिका की 3 स्थितियां होती है, 3 स्टेज होती हैं। एक होता है लगभग 5 से 7 सेकंड में आप श्वास ले रहे हैं, 5 से 7 सेकंड में आप श्वास को छोड़ रहे हैं। देखिए ऐसे। जो बीमार हैं, परेशान हैं, बिल्कुल नए हैं, जिनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, उनके लिए अच्छा है। जो ठीक है, मीडियम है, वो थोड़ा हल्का स्पीडली कर सकते हैं। लगभग 2.5 सेकंड से 3 सेकंड तक श्वास ले सकते हैं, 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को छोड़ सकते हैं। ये मीडियम है। तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम जो स्पीडली होता है, ये तो ये वो कर सकते हैं तो बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति है। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके फेफड़ों के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके फुफ्फुस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे रोग भी दूर होते हैं और आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो सबसे बेस्ट अभ्यास है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे मन एकदम शांत हो जाता है और आप नर्वस सिस्टम का और आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे मेडुला ओब्लांगटा कहते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो इस प्राणायाम के अभ्यास से, यानी भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से, वो आपका जो मेडुला ओब्लांगटा है वो एकदम संतुलित हो जाता है, क्योंकि उसी से श्वासों का नियमन होता है, श्वासें कंट्रोल होती हैं। तो मेडुला ओब्लांगटा अपना ठीक से कार्य करना शुरू कर देता है। इसके अलावा मैं बात करूं भ्रामरी के अलावा, भ्रामरी प्राणायाम से आपकी निद्रा भी अच्छी आती है, क्योंकि इससे आपका मेलाटोनिन हार्मोन है वो ठीक ढंग से रिलीज होना शुरू हो जाता है। उस वजह से आपको निद्रा भी ठीक आने लग जाती है। निद्रा ठीक आती है तो श्वास क्रिया भी ठीक होने लग जाती है। मूर्छा प्राणायाम, 45 डिग्री के ऊपर श्वास को भर के सामने देखते हैं या भ्रकुटी मध्य देखते हैं। मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छा है श्वसन तंत्र के लिए। सूर्य भेदी प्राणायाम, सर्दियों के मौसम में जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया। चंद्र भेदी प्राणायाम या शीतली शीतकारी प्राणायाम, गर्मियों के मौसम में जिनका बीपी ज्यादा हाई रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जैसे सूर्य भेदी सर्दी के मौसम में है, इसी प्रकार गर्मी के मौसम में चंद्र भेदी शीतली शीतकारी प्राणायाम अच्छे माने गए। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छे हैं। श्वासों में संतुलन स्थापित करते हैं, ब्रेन में संतुलन स्थापित करते हैं, क्योंकि इस नोस्ट्रिल का संबंध इस पार्ट से है, इस नोस्ट्रिल का संबंध इस पार्ट से है। हमारे ब्रेन का ये हिस्सा इस हिस्से को कंट्रोल करता है, ये हिस्सा इस हिस्से को कंट्रोल करता है। तो दोनों में संतुलन बनाने का जो कार्य है वो हमारा नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से आपका मेडुला ओब्लांगटा ठीक से कार्य करने लगता है, आपका सेरिब्रम ठीक से कार्य करने लगता है और आपके लंग्स हैं उनसे संबंधित जो रोग हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो रोग हैं, आपके ट्रैकिया से रिलेटेड जो रोग हैं वो ठीक से कार्य वो दूर हो जाते हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं वो नियमित या नियंत्रित हो जाती है। उज्जाई प्राणायाम, ये भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। गले को सिकोड़ के श्वास लेते हैं और जालंधर बंद लगाते हैं, इससे भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। इससे आपकी फेफड़ों की प्राणवायु भूत क्षमता है वो बढ़ती है।
तो आपके अंदर बल की भी वृद्धि होती है। अब मैं बात करूं प्राणायाम के बाद मुद्राओं में, तो मुद्राओं में विपरीत करनी मुद्रा बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा महामुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, महावेद मुद्रा, योनि मुद्रा जो ऐसे होती है, एक वीडियो में हम बता भी चुके हैं। मातंगिनी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, तो ये सब मुद्राएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसके अलावा मैं हस्त मुद्राओं की बात करूं, हस्त मुद्राएं भी बहुत ही उपयोगी हैं। ये ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा कहें इसको, वीतराग मुद्रा होती है। इसके अलावा आदि मुद्रा, अंगूठा अंदर रहता है ऐसे, बहुत अच्छी मुद्रा है। शक्तिदायक मुद्रा कहते हैं इसको, शक्तिशाली मुद्रा है ये। अंजलि मुद्रा, प्राण मुद्रा, ये सब मुद्राएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यानी श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। बंद की अगर मैं बात करूं तो उड़ियान बंद, जालंधर बंद और महाबंद, तीनों ही बंद बहुत ही उपयोगी है श्वसन तंत्र के लिए। अब हम बात करते हैं शोधन क्रियाओं की। तो शोधन क्रियाओं में जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति, जितनी भी नेति की क्रियाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि नासिका का शुद्धिकरण होता है, म्यूकस या कफ होता है वो निकलता है। तो हमारा जो नाक है, क्योंकि वायु जो हम श्वास लेते हैं उसकी शुरुआत तो नासिका से होती है, तो इसलिए श्वसन क्रिया जो होती है वो प्रभावित होती है नासिका से। आपने देखा होगा ना, कई बार आपके नाक जाम होते हैं, कई बार श्वास ठीक से नहीं आता है, तो सारी श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है। तो श्वसन क्रिया को ठीक से सुचारू रूप से करने के लिए आपके ये नेति जो क्रियाएं होती है बहुत ही उपयोगी होती है। तो इन नेति क्रियाओं से आंखों के लिए, नासिका के लिए, कानों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो पूरे बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये क्रियाएं अच्छी मानी गई। लेकिन मैं बता चुका हूं इन सभी क्रियाओं का अभ्यास आप किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं धोती, धोती में खासकर वस्त्र धोती, जो वस्त्र खाते हैं वो, और वमन धोती, ये भी आपके श्वसन क्रिया के लिए अच्छी क्रियाएं मानी गई है। इसी प्रकार जो धोती का जो एक प्रकार है वातसार धोती, वो भी बहुत अच्छी मानी गई है। इसके अलावा बस्ती, स्थल बस्ती और जल बस्ती, दोनों तरह की अच्छी क्रियाएं हैं, क्योंकि बस्ती से तीनों दोष समाप्त होते हैं, वात पित्त कफ। तो जब दोषों में संतुलन हो जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी संतुलन हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं त्राटक की, तो त्राटक किसी बिंदु पर भी आप कर सकते हैं, ब्रैकुटी मध्य देखकर भी आप कर सकते हैं, किसी दीपक आदि की लो पर भी कर सकते हैं। तो त्राटक क्रिया से मन कंसंट्रेट होता है, और मन कंसंट्रेट तभी होता है जब आपके श्वास नियंत्रण में है। श्वासों के नियंत्रण से यानी प्राणों के नियंत्रण से आपका मन भी नियंत्रित हो जाता है, और मन के अनियंत्रित होने से प्राण भी अनियंत्रित हो जाते हैं। तो त्राटक क्रिया करने से मन और प्राण यानी हमारी श्वास क्रियाएं यानी श्वास की जो गतिविधि है वो संतुलित होती है, नियमित होती है। इसके बाद मैं बात करूं कपालभाति की। कपालभाति क्रिया भी उसके जो तीनों प्रकार हैं, घेरण संहिता में 3 प्रकार बताए हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो वातक्रम में तो श्वासों को लेना और छोड़ना होता है, और शीतक्रम व्युत्क्रम में नासिका से जल पान करके मुंह से निकालना, मुंह से लेके नासिका से निकालना। तो ये तीनों क्रियाएं ही हमारे कपाल का भी शोधन करती है, और हमारे श्वसन जो सिस्टम है खासकर नजल कैविटी उसका भी शोधन होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी क्रिया है। नोली की अगर मैं बात करूं तो नोली क्रिया करने से पहले में श्वास को बाहर निकालना पड़ता है। जितनी देर हम श्वास को बाहर निकाल कर रख पाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी नोली क्रिया होती है। तो नोली, वाम नोली, दक्षिण नोली, मध्यम नोली, भ्रमर नोली, तो ये सब नोली के प्रकार हैं, ये आप कर सकते हैं। तो ये क्रिया भी हमारे श्वसन तंत्र के लिए अच्छी मानी गई है। तो धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति, ये सभी क्रियाएं हमारे श्वसन तंत्र के लिए अच्छी मानी गई है। अब मैं बात करूं ध्यान की, तो देखिए ओम ध्यान है, सोहम ध्यान है, परीक्षा ध्यान है,
विपश्यना जो ध्यान है उसकी आनापान जो क्रिया है वो भी बहुत अच्छी है। श्वासों पर ध्यान है वो भी बहुत अच्छा है। योगिक डीप ब्रीदिंग है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सब क्रियाएं ध्यान की आपके श्वासों को नियंत्रित करती हैं, आपके श्वासों में नियमन स्थापित करती हैं, एक रिदम स्थापित करती हैं। श्वासों में जब संतुलन स्थापित हो जाता है, लंबा गहरा श्वास होना शुरू हो जाता है, तो आपके श्वसन संबंधी जो विकार है वो भी मिट जाते हैं। तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद मैं बात करूँ मंत्रोच्चारण की, चांट्स की, हिम्स की, तो गायत्री मंत्र है या कोई भी मंत्र हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र है, कोई प्रार्थना हो सकती है। उन सब का प्रभाव सूक्ष्म रूप से आपके शरीर के ऑर्गन्स पर पड़ता है। सभी मंत्र हैं वो मोस्टली संस्कृत में मिलते हैं और उनका साइंस है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर तो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ है ना, गले में थोड़ी खराश है, थोड़ा सा श्वास उथल पुथल है, तो आप ठीक से थोड़ी बोल पाएंगे। आप दौड़ लगा के आए हैं, श्वास उथल पुथल रहता है, उथल पुथल है, आप बोल नहीं पाएंगे, हकला जाएंगे। तो श्वासों में संतुलन स्थापित योगी क्रियाओं से ठीक ढंग से होता है, मंत्रोच्चारण से ठीक ढंग से होता है। जब आप राम शब्द बोलते हैं, उस शब्द के बोलने से आपका कपालभाति अनुलोम विलोम स्वतः हो जाता है, श्वासों में संतुलन स्थापित होता है। तो कई मंत्र, कई प्रार्थना, कई योग ऐसे चांट्स हैं, ऐसी चैंटिंग है जिनके उच्चारण से आपके श्वासों की गति में नियमन होता है, संतुलन स्थापित होता है। अगर मैं बात करूं योग निद्रा की, तो योग निद्रा भी बहुत ही उपयोगी क्रिया है। योग निद्रा का अभ्यास लेटकर किया जाता है। इससे मन को शांति और आनंद मिलता है और आपके शरीर को भी रिलैक्स मिलता है, क्योंकि श्वासों की गति जैसे ही धीरे धीरे होती जाती है, ठहर जाती है, रिलैक्स हो जाती है, तो आपका शरीर भी शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो योग निद्रा भी एक अच्छा यौगिक अभ्यास है, जिसके अभ्यास से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी आपके श्वसन तंत्र को बल मिलता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एक्यूप्रेशर के हैं, जो आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो देखिए, ये जो पॉइंट होता है हाथ में, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, इसको हमें ऐसे ऐसे दबाना चाहिए। अंगूठे से भी दबा सकते हैं ऐसे करके, ऐसे दूसरे इसके हाथ के ऐसे करके। खड़ा अंगूठा कभी नहीं लगाएं, ऐसे 3 से 5 मिनट इसके दबाएं। ये लगभग फेफड़ों का पॉइंट है। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अभ्यास माना गया है। इसके अलावा आपके पैरों में भी होता है। पैर हैं आपके, मैं दिखा देता हूं आपको। ये जैसे आपका पैर है, तो ये हमारा अंगूठा है। इस साइड में भी अंगूठा था हाथ का, तो इसके यहाँ है ना। तो ऐसे ये पैर का अंगूठा है, तो इसके भी यहाँ होता है। इसको भी हमें दबाना चाहिए। तो दोनों पैरों के और दोनों हाथों के इस हिस्से को आप दबा सकते हैं। तो ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी पॉइंट होता है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा, कहीं भी मुझे ऐसा वीडियो नहीं मिला। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाइए जो हमें ठीक ढंग से समझा सके, साइंस के साथ जोड़ के हमें बता सके। तो इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप सब इससे जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।